प्रबंधकीय तकनीक वे उपाय हैं जिनकी मदद से प्रबंधक संस्था की गतिविधियों को मापते, तौलते और नियंत्रित करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नियंत्रण की तकनीकों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसको हम प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीक कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। क्योंकि हम कंट्रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, कंट्रोलिंग की प्रक्रिया हमने देखी। अब हम इसमें कौन सी कंट्रोल करने के लिए कौन सी तकनीकों का उपयोग करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसी को हम बोलेंगे प्रबंधकीय नियंत्रण की टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ मैनेजर कंट्रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रबंधकीय नियंत्रण की टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ मैनेजर कंट्रोल में क्या क्या आएगा? तो प्रबंधकीय नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों को मुख्यतः दो विस्तृत, हम यहाँ 2 कैटेगरीज में इनको अगेन डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पारंपरिक तकनीक, ठीक है, और आधुनिक, मतलब मॉडर्न और ट्रेडिशनल। इसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल और इसको बोलेंगे हम मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है। तो ये दो टेक्निक, अगर हम कौन सी जिसके थ्रू हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो 2 टेक्निक्स में पारंपरिक और आधुनिक आ गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारंपरिक तकनीक, जिसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स। तो इसमें है पारंपरिक तकनीकों से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका उपयोग कंपनियां लंबे समय से करती चली आ रही, ठीक है। ये ओल्ड प्रोसेस है जिनको कंपनी हमेशा से फॉलो करती आ रही, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है, ठीक है। जो बहुत कॉमन है यूज करना, हर कंपनी यूज करती आ रही है। फिर भी ये तकनीक आज भी अप्रचलित नहीं हुई तथा अभी तक कंपनियां इनका उपयोग करें, मतलब ये यूज टू है। कंपनी क्या है, मतलब ये ओल्ड होने के बावजूद भी अब नॉट सो आउट का मतलब अपडेटेड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग वही टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड अकाउंटिंग सिस्टम रख रहे हैं या लोगों की निगरानी करें कि उनको लगता है वो इफेक्टिव है। तो ये ओल्ड न्यू होके भी मतलब न्यू भी नहीं हुई है, लेकिन लगातार चर्चा में है। तो ये वो तकनीक से जो अप्रचलित नहीं हुई है, ठीक है, अप्रचलित नहीं हुई है, इनफेमस नहीं हुई है, लेकिन रेगुलर यूज में आती रही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें कौन कौन सी है? तो व्यक्तिगत अवलोकन का या निरीक्षण, आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो किसी व्यक्ति का, या उसको निरीक्षण रेगुलर चेक्स कर रहे हो, उस पे निगरानी रख रहे हो। संख्यीय रिपोर्ट प्रतिवेदन, आप न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई रिपोर्ट क्या है सबमिट कर रहे हो। बिना हानि लाभ व्यापार विश्लेषण, ये है बिना हानि लाभ नो प्रॉफिट नो लॉस विश्लेषण, एक ब्रेक इवन चार्ट बनता है इसका, उसका है। फिर बजटीय निर्णय, बजट को आप कैसे कंट्रोल, ऑडिटिंग वगैरह कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज टेक्निक्स इसमें शामिल है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत अवलोकन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो ये नियंत्रण की सर्वाधिक पारंपरिक विधि है, ठीक है। ये जो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन में एम्प्लॉय को रखना, उसको रेगुलर चेकअप्स देना कि वो कार्य कैसा कर रहा है, ये ओल्ड टेक्निक है। तो प्रबंधक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना उसका सर्वप्रथम प्राप्त करने में सहायक होता है, ठीक है। तो प्रबंधक कोई भी अगर व्यक्तिगत रूप से किसी का भी निरीक्षण कर रहा है, तो सबसे पहले वो सूचना प्राप्त करने, उसके बारे में जानकारी जुटा रहा है कि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, किस लेवल पे, किस पोस्ट पे है, उसके अनुसार ही वो उसका निरीक्षण करेगा। तो यह कर्मचारी पर इस बात का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है कि वे अपना कार्य अच्छी से अच्छी विधि से करें, ठीक है। तो इस टेक्निक से हम ये कर रहे हैं कि एक मेंटल प्रेशर है कि वो कार्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे और उसको अच्छी तरीके से, ये मेरा काम है, मुझे इसे समय पे पूरा करके देना है। तो ये इस बात से तात्पर्य रख रही है, क्योंकि काम करते समय उन्हें इस बात का आभास रहता है कि वे अपने उच्च अधिकारियों को व्यक्तिगत निगरानी है, ठीक है। तो उनको ये है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनका बॉस उनको वॉच कर रहा है। ये एक आई वॉचिंग प्रोसेस है, जिसमें वो जो भी कार्य कर रहे हैं उनके बॉस द्वारा देखा जा रहा है, निरंतर वो निगरानी पे। तो एक काम का प्रेशर बना रहता है, जिससे वो अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। फिर है यद्यपि यह अधिक समय लेने वाली क्रिया है तथा सभी प्रकार के उद्योग में प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग में नहीं ली जाती, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम है। हमने इसको क्या मान लिया है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये सब सारे उद्योग इसको फॉलो करें, मतलब इफेक्टिव रूप से सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे ये लागू नहीं होती है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए ये ओल्ड टेक्निक्स में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सांख्यिकीय प्रतिवेदन रिपोर्ट्स, जिसको हम स्टैटिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स या इन फॉर्म्स ऑफ नंबर कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो ये है। तो सांख्यिकीय विश्लेषण, औसत, प्रतिशत, अनुपात, अब हम नंबर्स के फॉर्म में कैसे करेंगे? औसत रख रहे हैं कि कुछ रख रहे हैं, प्रतिशत रख रहे हैं, परसेंटेज में रख रहे हैं, कुछ अनुपात निकाल ले रहे हैं, रेशियो,
ठीक है, परस्पर संबंध आदि के रूप में प्रबंधकों को संगठन के विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन की उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, किस फॉर्म में, नंबर फॉर्म में हम उसका कुछ और डिवीजन कर ले रहे हैं, परसेंटेज निकाल ले रहे हैं, अनुपात रेशियो रख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में कर रहे हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो भी कार्य हो रहे हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि या तो हम चार्ट्स बना ले रहे हैं या रेशियो में कर रहे हैं या काम को, रिपोर्ट्स को हम इस तरीके से नंबर फॉर्म्स में सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। निष्पादन की सूचनाएं हम इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब इन सूचनाओं को चार्ट, ग्राफ या सारणी, अब हम यहाँ क्या बना रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं, या तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, वो भी एक नंबर फॉर्म में कि इतना हमने आउटकम सोचा था, ये हमें अचीव करना था, टारगेट इतना हुआ, तो वो भी आप ग्राफ में, सारणी बना रहे हो, कोई सीरीज बना ले रहे हो, ठीक है, सीरीज हम बना रहे हैं यहाँ पे, आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रबंधकों को विगत वर्षों के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो जब भी हम परफॉर्मेंस को ऐसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो एक जो स्टडी होती है कि हाँ ये डिविएशन आया, ये कमी विचलन आया, तो इसको हमने इस नंबर फॉर्म में स्टार्ट कर लिया, क्योंकि जब वो नंबर फॉर्म में रहेंगी तभी उसका आउटकम हमको नंबर फॉर्म में मिलेगा। तो उस तरह का डिविएशन हम इस तरीके से आसानी से स्टडी करने में लाभदायक या आसान रहता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति बनती है कि जहां ना तो प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। तो बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण एक तकनीक है जिसका उपयोग प्रबंधकों द्वारा लागत, आकार तथा लाभों में संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, कितना लाभ हानि मतलब लॉस प्रॉफिट का हम यहाँ पता लगा रहे हैं, ठीक है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो एक्सपर्ट उसका यूज करते हैं प्रबंधकों द्वारा। लागत, कॉस्ट क्यों करते हैं, जिससे हम अपनी कॉस्ट, खर्चों का पता लगा सकें, ठीक है। आकार तथा लाभों, प्रॉफिट्स, खर्च, प्रॉफिट या आकार क्या है, उसका अध्ययन करने के लिए एक्सपर्ट द्वारा ये चार्ट यूज किया जाता है, जिसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। सेकंड है, इससे विभिन्न क्रियाओं के विभिन्न स्तर पर होने वाले संभावित लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है। अब जितनी भी एक संस्था के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं मतलब जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, किसी भी स्तर में हो रही हैं, तो उसमें कितना प्रॉफिट, वही ब्रेक, इसमें हम ब्रेक इवन एनालिसिस में प्रॉफिट और लॉस का ही पता लगा रहे हैं। जितनी भी क्रियाएं करके जिस भी लेवल में हो रही हैं उसका हम आंकलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। बिना लाभ हानि व्यापार बिंदु की गणना निम्नलिखित सूत्र से भी की जा सकती है, ठीक है। अब लाभ हुआ, वो हुआ, तो व्यापार बिंदु मतलब किस, उसकी मेजरमेंट अगर हमें लगना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो बिना लाभ हानि व्यापार बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस को हम स्थिर लागत, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य प्रति यूनिट, पर यूनिट जो कॉस्ट है हमारी, ठीक है, सेल पर यूनिट, ठीक है, परिवर्तनीय ट्रांसफरेबल जो कॉस्ट है उससे लगा सकते हैं, ठीक है, यूनिट, ठीक है, जो ट्रांसफर हुई, चेंजेबल कॉस्ट या ट्रांसफरेबल चेंजेबल कॉस्ट, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला ये है कि स्थिर लगा, जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट थी उसमें से कितनी बिक्री हुई है, प्रति यूनिट कितनी बिक्री हुई है, और उसमें परिवर्तन जो कॉस्ट है, मतलब चेंजेबल जो कॉस्ट है, परिवर्तनीय मतलब ट्रांसफरेबल जो कॉस्ट है, वो हम लेस कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से हम ब्रेक इवन पॉइंट का पता या विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है कि आपको जब भी निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट साइड पे, फिर है बजटीय नियंत्रण, जिसको हम बोलेंगे बजटरी कंट्रोल। जो फोर्थ हमारा स्टेप है इसमें, बजटीय नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत सभी कार्यों का नियोजन पहले से ही बजट के अनुरूप में, यहाँ हम बजट ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ क्या बना रहे हैं, बजट ड्रॉ कर रहे हैं और बजट के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तथा वास्तविक परिणाम की तुलना बजटीय मानकों से की जाती है, ठीक है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है हमारी, वो बजट के फॉर्म पे हम मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, बजट के फॉर्म पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो यहाँ वो प्रबंधकीय क्रिया है, तकनीक है, जिसके अंतर्गत हम जितने भी कार्य हो रहे हैं नियोजन के अंतर्गत हमने किया, एक बजट तैयार, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बजट तैयार कर लेंगे और उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से तुलना करेंगे, जिसमें हम मानकों का जो मेजरमेंट्स है वो हम बजट फॉर्म में रख सकें, तो डिविएशंस का भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो बजट एक परिणात्मक विवरण है, ठीक है, परिणाम मतलब एक आउटकम है, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसका निर्माण भविष्य की तैयार की गई नीतियों का उस समय में अनुगमन करने के लिए किया जाता है।
जो हमने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई, अगर हमने हर जैसे बजट हम देते हैं, हर डिपार्टमेंट्स को, फाइनेंस को अपना बजट दे रहा है, मार्केटिंग को अपना, प्रोडक्शन को अपना, तो हर कोई भी क्रिया करने के लिए हमें बजट की, पैसे की, धन की आवश्यकता होती है। तो उस अनुसार हम परिणात्मक विवरण कर रहे हैं, तो हम भविष्य के लिए योजनाएं भी तैयार, पॉलिसीज तैयार कर रहे हैं, जिसका हम अनुगमन, मतलब अगर उसमें बजट में कुछ कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेस हो रहा है कहीं तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, कहीं कमी है तो ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। तो इस रूप से हम बजट में अनुगमन या विवरण भी कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस हमने माना, इसलिए ये ओल्ड टेक्निक्स में सम्मिलित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बजट बनाने के लिए विभिन्न लाभ है। अब अगर हम बजट एक संस्था में बना रहे हैं तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, तो वो देखते हैं। बजट के केंद्र बिंदु विशिष्ट तथा लक्ष्य की सीमा होते हैं, अतः यह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो अब क्या है, केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट पे फोकस करते हैं। सेंट्रल एंड स्पेसिफिक पॉइंट पे बजट क्या है कि किस डिपार्टमेंट को कितना बजट देना है। तो ये बजट का जो कार्य है, धन की आवश्यकता है, वो हर डिपार्टमेंट को पड़ती है। तो अगर हम सेंट्रल की इसको इतना देना, इतना बजट हमने फाइनेंस के लिए सेट कर दिया, इतना मार्केटिंग के लिए सेट कर दिया, तो हम समय, मतलब सीमा के अंदर, एक लिमिट के अंदर कर सकते हैं, जो हमें संस्था के ऑब्जेक्ट्स अचीव करने में मदद करती है। ठीक है, बजट कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, मोटिवेशन की प्रोसेस है। ठीक है, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन कर्मचारियों को भी यहाँ पे मिलती है। उनको यह भली भांति ज्ञात होता है कि हमारे निष्पादन का कार्य किन मानकों पर मूल्यांकन होगा। बजट अगर हम दे रहे हैं तो उनको अच्छे से पता है कि हमारा परफॉर्मेंस किस बेस पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, क्या बजट है, किस बेस पे हम वो परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। इस तरह बजट उन्हें कार्य के अच्छे निष्पादन के लिए समर्थवान बनाता है। तो वो कैपेबल बना रहा है। क्या है कि अगर हम उन्हें बजट दे रहे हैं तो उनको पता है कि हमारा अगर हमने ये बजट हमें मिला, हमने उसको इफेक्टिव यूज किया है, अपने आउटकम को अचीव किया है, तो हमारा परफॉर्मेंस भी उससे सुधरेगा। ठीक है, और वो उनको क्या है, कैपेबल बनाएगा और दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए बनाएगा। बजट विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का आवंटन करके उनके अधिकतम उपयोग में सहायता करता है। तो बजट अगर हम बना रहे हैं तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसका यूजफुल हो रहा है। रिसोर्स क्या हमारे यूजफुलनेस की ओर हो रहा है कि जिसको फाइनेंस को इतना बजट चाहिए था तो रिसोर्स उस हिसाब से आएंगे, मार्केटिंग के लिए उस हिसाब से बजट देंगे हम। तो जो रिसोर्स हैं उसका भी आवंटन बजट के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यूटिलाइजेशन में इफेक्टिव होते हैं। बजट एक संगठन के विभिन्न विभागों में सामंजस्य बनाए तथा अपने अस्तित्वों को पृथक बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितने भी डिविजन्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनमें समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन बिठा के चलते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बना रहता है और उनके अस्तित्व को पृथक बनाए कि हर किसी का अलग बजट है तो उनको हर अलग, क्योंकि हर व्यक्ति एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए संस्था में कार्य कर रहा है, तो जैसा जिसका बजट है वो उस हिसाब से रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके अपना ऑब्जेक्ट प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो पृथक बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, अलग बनाए रखने में ये हमारा सहायता कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये एक यूनिट 1000 में ये एक बिक्री आकार है, जिसमें क्या है, लगात एवं आगाम, रुपयों में लगात, मतलब कॉस्ट यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे बिना ये लाभ, ब्रेक इवन एनालिसिस, इसको क्या बोल रहे थे हम अभी जो हमने पढ़ा था, नो प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस की यहाँ पे स्थिति बन रही थी, तो यहाँ हानि हो रही है, यहाँ लॉस हो रहा है, ये शो कर रहा है। लाभ अगर हो रहा है तो यहाँ प्रॉफिट शो कर रहा है। और कुल आषाढ़, कुल परिवर्तनीय, ये चेंजेबल कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारी जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था उसका चार्ट है। ये चेंजेबल कॉस्ट होती है कि यहाँ प्रॉफिट और लॉस पे हम कर रहे हैं, तो जहां प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे जो मिल रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसी पॉइंट को हम बिक्री आकार यूनिट बोल रहे हैं। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। इसका फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट जो कॉस्ट है उसमें से हम लेस कर देंगे चेंजेबल कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसफरेबल कॉस्ट जो होती है वो हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारा ये जो पॉइंट मिल रहा है जहां हानि और लाभ नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार प्रबंधकी की मॉडर्न एवं ओल्ड टेक्निक्स प्रबंध संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एवं निगरानी रखने में एक उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।